मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5 सेक्शन नंबर ई CMA USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं एंड दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स। एक ऐसा सेक्शन जो मैं आज आपके सामने एक लेक्चर लेने वाला हूं। दिस इज लेक्चर नंबर 5। I have already delivered 4 lectures in relation to internal controls and we have just covered corporate governance. और आज भी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें ही करूंगा बिकॉज अभी मैंने इंटरनल कंट्रोल स्टार्ट करना है। बट द पॉइंट इज टुडे, द पॉइंट, द लॉजिक, द इशू, द एजेंडा विच आई वांट टू स्टार्ट विद इज इट इज इन रिलेशन टू ऑडिट कमेटी। बेटे, एक ऐसी कमेटी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तहलका मच गया, एटम बॉम्ब बन गया। मैं आपको बताऊंगा आफ्टर फाइनेंशियल फ्रॉड्स, अमेरिकन बिग एम्पायर फाइनेंशियल फ्रॉड्स which forced USA government, which forced European government, which forced Indian government, which forced Canadian government, which forced Australian government to think about internal controls, to think about the audit. बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और ऑडिट है नहीं। और बेटे, सुबह कंपनी होती है, रात को खत्म हो जाती है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बातें बताने वाला हूं। और बेटे, ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो ह्यूज मिलियन बिलियन वर्थ and they are zero. The point is let's have a look on these videos. Firstly, मैंने थोड़े से वीडियोस आपके लिए दोस्तों डाउनलोड किए और मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखें 5 मिनट लगाकर। AIG, मैं इस समय AIG कंपनी की तरफ हूं बिफोर गेटिंग टॉस a life raft by the US government. On the brink of financial collapse due to the financial collapse recession in 2008. Due to the recession in, बेटा ये 2008 में जब रिसेशन आया और एक्चुअली में 2002 से पहले एनरॉन प्रॉब्लम आ चुकी थी। आप देखिए, मैं पहले एनरॉन दिखा दूं आपको। ये देखिए एनरॉन। At the start of 2001, Enron was the blueprint for large corporations, boasting 30,000 employees and an annual 50,000 employees. आप सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक कंपनी, जाइंट कंपनी एंड ह्यूज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आर देयर। बेटे, 50,000 एम्प्लॉइज का मतलब है उनके फैमिली मेंबर्स, लैक्स ऑफ पीपल आर देयर। और रातों रात पता चलता है कि दैट कंपनी इज अ बबल कंपनी, दैट कंपनी इज अ फ्रॉड कंपनी, दैट कंपनी हैज डिड अ फाइनेंशियल स्कैम। Because of that, now it is very important because USA government has started with different legislative laws and specifically to this audit committee जो आज हम करने वाले हैं। $100 billion. But by the end of the year, the company had garnered the title of biggest bankruptcy of all time. While Arthur Andersen, one of the big 5. Now this is a auditor firm. आज Arthur Andersen आपको दिखेगी नहीं, Big 4 बोलते हैं। Arthur Andersen ऑडिटर थे एनरॉन के। They have not done the proper information. They have not done comply with that. उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी और आज कंपनी भी नहीं है, आर्थर एंडरसन भी नहीं है। आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द अर्थ प्लैनेट की जो हम द अकाउंट्स विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड, whether they are authenticated, whether the internal control is there and who is auditing it. क्या वो प्रॉपरली ऑडिट कर भी रहा है या जस्ट रिपोर्ट ही देते जा रहे हैं? बेटे, आपको क्या बताऊं, सत्यम कंप्यूटर की कहानी सुनो हमारी इंडिया की। The company was founded in 1987 by B. Ramalingam Raju and his brother-in-law B. Rama Raju in Hyderabad. 3 से 4 साल में ही कंपनी BSE पे लिस्ट हो गई थी एंड 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी। 2001 में दे आर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। और उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा, फाइनेंशियल स्कैम इंडिया एंड वाज ग्रोइंग। बट उस समय रियल एस्टेट वाज एट अ बूम इन इंडिया एंड इस बात ने रामलिंगा राजू का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। उस समय का रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा था एंड इट मींस द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू शो यू। मैं इन वीडियो से क्या बताना क्या चाह रहा हूं, कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, यूएसए में हुई, यूरोप में हुई, इंडिया में हुई, पाकिस्तान में हुई, कनाडा में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, बेटे तब नए लॉज बने, नए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस आ गई, पॉलिसीज आ गई, लेजिस्लेशंस बन गए। तो मैं आज आपको जो कराने वाला हूं दैट इज इन रिलेशन टू ऑडिट कमेटी। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 4 आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in regard to corporate governance. And then the second part which I have told you in lecture number 4 is in regard to board committees, that why it is important to form board committees, what are the different types of committees are there, which are mandatory committees, which are non-mandatory committees. बेटे, बड़ी सारी committees मैंने बताई हैं, लेकिन मैं एक कमेटी की बात करूंगा, हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने, बेकर ने
उस कमेटी पे फूल चढ़ा दिए बेटे। इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी, पूरी दुनिया में जैसे तहलका मच गया हो ऑडिट कमेटी को लेकर। आइए सर, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातों को करने जा रहा हूं। आप आज के लेक्चर को बड़ा इंपॉर्टेंट एज्यूम करना कि आपके सीएमए यूएसए पार्ट 1 में ये 101% आने वाला है बेटा। नहीं भी आया तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय ऑडिट कमेटी एंड व्हाई डिफरेंट लॉज आर देयर, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन रिगार्ड टू ऑडिट कमेटी। बेटे ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान रखा गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, इस बात पे ध्यान रखा गया। वेदर दे शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट और नॉट, दैट पॉइंट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। क्योंकि एक कंपनी, एक कंट्री की ऑडिट कमेटी ही पूरी कंपनी को रेगुलेट करती है। बिकॉज कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं, यू नो, एक बच्चा कहता था अभी लिखा ही नहीं, लिखो बेटा। लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 है जी, सेक्शन नंबर ई है जी, इंटरनल कंट्रोल है। मैं भूपेश आनंद आपको सामने इस समय आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे। लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी कहानी को रख रहा हूं और मैंने कहा जी लेक्चर नंबर 4 में, in the last lecture, I told you what are the responsibilities of the board of directors and what I mean by board committees. Very important for this examination. वायलन ने, ग्लेम ने, हॉक ने, बेकर ने, सबने ऑडिट कमेटी और बोर्ड कमेटी की बातें की है। बट मैं कुछ आगे चलूंगा बेटे। आज लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको कुछ और ऑडिट कमेटी की बातें बताऊंगा। बिकॉज हॉक ने, ग्लेम ने बड़ा ज्यादा एम्फसाइज किया है ऑडिट कमेटी पे, स्पेसिफिकली एज कंपेयर टू सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। अब एक बच्चा कहता है सर सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट क्या है, बताऊंगा बेटे। आपको नींद आ रही है, आप कमर तो सीधी करके बैठते नहीं। मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाट आई मीन बाय NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस। मैं आपको बताऊंगा SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रेगुलेशंस क्या हैं इन रिगार्ड टू ऑडिट कमेटी। व्हाई ऑल authorities have given the importance for audit committee of a public company, public traded company। बेटे बस आज मेरी एक एक बात को समझना, उसको रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करना। देखिए जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, मैं तो ये कहता हूं इन केस यू वांट टू ब्रिंग योर गूगल बाबा आपके घर में भी है, गूगल बाबा मेरे घर में भी है। अब सवाल आता है कि गूगल बाबा को आप यूज कैसे करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। मैं तो उसको बड़ा प्रोडक्टिव यूज करता हूं। बेटे आप एक केस स्टडी बनाइए ना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स आज तक कितने हुए, उसमें एक कंपनी को पकड़िए, उसके डायरेक्टर्स की बात देखिए, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई उसको देखिए, उसकी थीसिस बनाइए, उसकी केस स्टडी बनाइए, उसके रिसर्च पेपर्स बनाइए। बेटे आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल में लिख सकते हैं दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ केस स्टडी ऑन दैट। आपकी प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल एनरिच्ड हो जाएगी और आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। मेन बात तो ये आती है। तो आइए जी, आइए सर, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एटम बॉम्ब कमेटी की बातें करूंगा। एटम बॉम्ब, हाँ सर, ये मेरे हिसाब से एटम बॉम्ब है, तहलका कमेटी, और उसका नया नाम है ऑडिट कमेटी। और इस ऑडिट कमेटी से को हम अलग अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे। मैं ये देखूंगा कि व्हाई इट ऑडिट कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड इज if it is important that what are the composition of this audit committee, होना क्या चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, क्या वुमेन डायरेक्टर हो सकता है, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी, और हाउ मच विल बी द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडिट कमेटी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। आज मैं सभी डिस्कशंस आपके सामने करूंगा, बिकॉज ऑडिट कमेटी एज पर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको विकिपीडिया में लेके जाऊंगा, मैं अभी आपको अपने ऐसे टाइप क्वेश्चन की बुक में लेके जाऊंगा, मैं अभी आपको अपने जूस नोट्स में लेके जाऊंगा, मैं अभी आपको हॉक में लेके जाऊंगा। बेटे आपको मैं अलग अलग तरह से बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। मैं आपके सामने इस समय फिर खड़ा हूं। लेक्चर नंबर 4 में वी हैव डिस्कस अबाउट द बोर्ड कमिटीज, and when I say board committees, there are different types of committees, the mandatory committees, the non-mandatory committees. When I say mandatory committees, audit committee is a mandatory committee as per SOX, as per New York Stock Exchange, as per Security Exchange Commission. Hero number 1, तहलका number 1, आंटी number 1, कमेटी number 1 is audit committee. बेटे हो भी क्यों ना, आप ये बताओ ना, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सब का अकाउंटिंग, उन सब का ऑडिटिंग, उन सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग, अगर वो ही गलत हुआ और उसके ऊपर ऑडिट आर्थर एंडरसन ने और नहले पे दहला कर दिया, अगर ऑडिटर भी ऐसे हुए
तो बेटे फिर आप ये बताओ ट्रस्ट कहाँ रहा, क्यों एक कॉमन पीपल इतनी मेहनत सुबह सुबह करेगा, शाम तक बेटा कुछ पैसे सेव करता है और फिर वो पैसे इन्वेस्ट करता है सो दैट यू नो ही कैन गेट सम रिटर्न, और एक दिन उसे पता चलता है कि वो कंपनी तो फ्रॉड थी, चली गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तो इट मींस व्हाट, हु आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेटे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यू नो, फॉर दैट ब्रेकिंग ऑफ दैट ट्रस्ट। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने, यूएसए गवर्नमेंट ने, यूरोपियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, थ्रू डिफरेंट लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेटिव लॉस, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि भाई ट्रस्ट ब्रेक ना हो, और उसके लिए ऑडिट का होना कंपलसरी। जैसे आप किसी भी कंट्री की बात करें बेटे, कंट्री में बड़े सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, बट पॉइंट इज कुछ मिनिस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसको आप हिला नहीं सकते। जैसे एक कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल दैट इंडस्ट्री, पूरी कंट्री की बाकी मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री, दैट मिनिस्ट्री, ऑल आर रिलेटेड विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि बेटे काम पैसे से ही चलेगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में, एप्पल कंप्यूटर्स की बात आज मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखा रहा हूं बेटे, अभी दिखा रहा हूं मैं, आज आपको रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखाऊंगा, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स दिखाऊंगा। आप ये बताइए पूरी रिलायंस इंडस्ट्री की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, the point is all they are transacted, they are accounted, journal entries, trial balance, financial statement, reports, annual report, अब वो ऑडिट को कराना है, उस ऑडिटिंग ऑफ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वही गलत है तो यार फिर किस पे विश्वास करेंगे? इसलिए मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 4-5 बातें मैं अभी लिखवाऊंगा, कमर सीधी करके बेटे, बिल्कुल कमर स्ट्रेट करके, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करके, ईमानदारी से टेबल चेयर में बैठ के आपने पढ़ना है और लिखना है। मैंने कहा आफ्टर सो मेनी स्कैम्स, आपने लिखना है, नाम लिखिए ना स्कैम्स के, एआईजी स्कैम, एनरॉन का स्कैम, लेमन ब्रदर्स स्कैम, किंगफिशर एयरलाइन स्कैम, सत्यम कंप्यूटर स्कैम। आप गूगल में जाइए और ढूंढिए, हजारों, मतलब आपको क्या बताऊं कितने पेजेस स्कैम्स के भरे मिलेंगे आपको। तो यहां देखिए मैंने लिखा आफ्टर फाइनेंशियल स्कैम्स ऑडिट कमेटी हैज गेन ह्यूज इंपॉर्टेंस एंड स्पेसिफिकली आफ्टर एनरॉन, यू नो 2002 में सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट आ गया और ऑडिट कमेटी की इंपॉर्टेंस आनी शुरू होगी। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बेटे आपको क्या बताऊं, ऑडिट कमेटी का जैसे एक हैज गिवन अ वेरी की इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी of a public held company, बेटे the company whose shares are being listed in New York Stock Exchange or in London Stock Exchange or in Indian Stock Exchange or in Japanese Stock Exchange। अब वो कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कितने सारे स्टेक होल्डर्स उस कंपनी से रिलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ अ पब्लिक हेल्ड कंपनी कंपल्सरी होनी चाहिए। बिना कमेटी के आप नहीं काम कर सकते। ऐसा कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट 2002 में बना, वो कहता है। एनरॉन के बाद आया बेटा ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे ही यूएसए में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहती है कि भाई अगर आपको, इफ यू आर अ पब्लिक हेल्ड कंपनी, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, इफ योर शेयर्स आर बीइंग लिस्टेड एंड बीइंग ट्रेडेड, यू शुड हैव अ ऑडिट कमेटी बिकॉज सो मेनी पीपल ट्रस्ट स्टेक इज इन्वॉल्वड इन दैट। एंड नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस, अगर आपको लिस्ट कराना है तो आपकी ऑडिट कमेटी होना कंपलसरी है। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटे, मल्टीपल चॉइस में ऐसे टाइप में आएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा ऐसे टाइप क्वेश्चन। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर ओन बुकलेट, वी हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट बुकलेट फॉर जूस नोट्स, हमारा अपना ही एक टेस्ट पोर्टल भी है। तो आप पहले लिखेंगे जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ अ पब्लिक हेल्ड कंपनी इज कंपलसरी एज पर SOX एक्ट। जैसे घर में आपका नाम है रामू, बबलू, छोटू, तो सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट को छोटे में बोलते हैं सॉक्स एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, अब ये बात आपको सबको समझ आ गई। मैं चाहता हूं कि आपको मैं अभी थोड़ा सा गूगल बाबा की तरफ लेके चलूं और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए साहब, ये देखिए बोर्ड कमेटी से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं इस समय आपको लेके जाना चाह रहा हूं कहां बेटे, एप्पल कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देखिए, इसमें वुमेन भी है। ध्यान से देखिए इन सबकी क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑल इन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी यू शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट। यार ऑडिट कमेटी के मेंबर हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हो, आपको फाइनेंस का नहीं पता तो फिर किस तरह के मेंबर बनोगे आप? So these are the some of the conditions which are being given that if you want to become a member of this
You should have this financial literacy. You should know how to read the financial statement. You should know what I mean by report. You should know what are the meaning of notes to accounts. Otherwise, what are the use? How much contribution? आप क्या वैल्यूएडिशन देंगे उस ऑडिट कमेटी में? तो आप चेक करिए जी, ये मैंने एप्पल कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आपके सामने इमेज रखी. अभी मैं नीता अंबानी, मैं नीता बेटे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी की बातें हम करेंगे. मैं आज आपके सामने यहां पर आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए, ये नीता अंबानी है ना. चलिए वो कहीं और चला जाता है, कोई बात नहीं, आपको दिख तो रहा है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैं इस समय आपके सामने हूं कहां पर बेटा, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा. ऑडिट कमेटी का एक सेपरेट पेज, एक सेपरेट वेबसाइट बना दिया गया विकिपीडिया ने कि भाई ऑडिट कमेटी हैज गिवन द ह्यूज इंपॉर्टेंस. अभी थोड़ा सा देखिए आप, मैं बेटे आपको लोहा गर्म कर रहा हूं. अभी आपको बताना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय ऑडिट कमेटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी एंड इफ ऑडिट कमेटी इज गुड देन व्हाट विल हैपन. ये बातें, सारी बातें अगर आपको लॉजिकली समझ आ जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे. और क्या मैं अब क्या बताऊं आपको क्या बताऊं. ये सारे पीडीएफ्स हैं, ये आप खुद आराम से कभी टाइम लगे तो ऑडिट कमेटी के ऊपर देखना कि मैं क्या कह रहा हूं और ये विकिपीडिया क्या कहना चाहती है. क्रिएटिव कॉमन दिस पता नहीं क्या क्या बातें डिस्कस हो गई. आई थिंक आपको लॉजिकली अब थोड़ा सा ये समझ आ गया कि यार जो इतना बोल रहा है भूपेश आनंद, कुछ तो होगा ऑडिट कमेटी में, कुछ तो बातें होंगी जो अलग हैं बाकी सब कमेटी से. इसलिए आपका सीरियस बैठना, आपका ध्यान से बैठना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्त. इस समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. आपको मैं क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको शायद पता भी नहीं है. ठीक है सर, आइए जी, मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं. 2 बातें हमने लिख भी दी. थर्ड इज कॉम्पोजिशन ऑफ दैट ऑडिट कमेटी. ठीक है जी, पहली और दूसरी बात में हमने कहा, पहली बात में कहा कि फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, उसके वीडियोस भी दिखाए. उसके बाद आपको मैंने कहा दैट इट इज नाउ कंपलसरी दैट ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है. दैट स्पेसिफिकली आफ्टर एनरॉन 2001 में जो फाइनेंशियल स्कैम हुआ, 2002 में सार्बेन-ऑक्सले एक्ट बना. फिर सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि एज पर इफ यू आर अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी देन अगेन यू शुड हैव अ ऑडिट कमेटी. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर उस ऑडिट कमेटी की बात करें, जैसे आप छोले भटूरे खाते हैं तो छोले भटूरे में कॉम्पोजिशन क्या होगी, भटूरे होंगे, छोले होंगे, प्याज होगा, चटनी होगी, अचार होगा, है ना. इसी तरह से एक ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, उसमें मैंने कहा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. मेजॉरिटी शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स. बेटे आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे टाइप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, दिस हैज गेन ह्यूज इंपॉर्टेंस. ठीक है सर, कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स. ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट. क्या बढ़िया बात क्या है बेटे, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. इस बात को ध्यान से सुन लेना, इंडिपेंडेंट इसका मतलब दे शुड नॉट बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. और कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. 1 मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी मस्ट बी या तो एसीसी हो या सीपीए हो या सीएफए यूएसए हो या सीए हो या सीएस हो, या मतलब ही, ये तो बात मैंने अपनी तरफ से कह दी. शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट. अगर फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है तो फिर ऑडिट कमेटी में होने का मतलब ही क्या है यार. ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी मस्ट बी फाइनेंशियल लिटरेट. आराम से देखिए, आप लिखेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी. अदरवाइज आप हॉक ग्लैम वाइले में भी यही कहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप जस्ट पढ़ते हैं, कभी आपका ध्यान आगे पीछे होता है. मैं आज आपके सामने फुल एनर्जी के साथ ऑडिट कमेटी की बातें कर रहा हूं. मैंने आगे पीछे की बातें की कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. बेटे सीएमए यूएसए पार्ट 1 के लेक्चर्स खाली ऐसा थोड़ी बस जो लिखा बता दिया, आपको रीजंस बतानी है. भूपेश आनंद बताता है व्हाई इट इज डूइंग, भूपेश आनंद बताता है. तो आपको लिखना है, थोड़ा सा खून दो मुझको, मैं आजादी दे दूंगा यार. लिखो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स. ऑल मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट. अच्छा, एक्सपर्ट तो एक होना चाहिए. अच्छा, एक्सपर्ट और लिटरेट में डिफरेंस है. जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट है वो लिटरेट है, बट इफ ही इज अ सीए दैट इज एक्सपर्ट. मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. एक मेंबर एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी सारे के सारे लिटरेट होने चाहिए. क्यों? क्योंकि तभी तो वो उस ऑडिट कमेटी के काम को कर पाएंगे. देन ओनली दे कैन रीड द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. तो मैंने लिखा देन ओनली दे कैन डील विद ऑडिटर्स, देन ओनली दे कैन डील विद फाइनेंस, देन ओनली दे कैन डील विद अकाउंट्स. If you are not a financial literate, if you are a science graduate and you don't know, a science background, you don't know about, financial statement, how they are being prepared, what is the meaning of auditor, how these things are related,
So how you can contribute in that audit committee? तो audit committee में हमने कहा ये तहलका कमेटी है, एटम बॉम्ब कमेटी है, आपके मेंबर्स एक एक्सपर्ट होना चाहिए, बाकी सारे लिटरेट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 3 मेंबर्स होने चाहिए। अब लास्ट में आ रहा है कि इस ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद मैं हॉक पे आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो सब कुछ हॉक में कवर थी। बेटे भूपेश आनंद ने क्या किया, हॉक ग्लैम वायले देखा और उस फंक्शंस को एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, सो दैट आपको याद रहे, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी को मैंने कहा RESERV, रिजर्व। एक बच्चों को नींद आती है, वो कहता क्या कहना चाह रहे हैं। बेटे मैंने क्या किया, इसके जितने भी फंक्शंस हैं हॉक से देखे, वायले से देखे, और उनको मैंने एक वर्ड के एक्रोनियम में बना दिया। अभी हम देखेंगे आर का मतलब क्या है। मतलब आर का मीनिंग यह है कि ऑडिट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको क्या क्या करना पड़ेगा। बेटा उसको रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर चाहिए होगा, किस ऑडिटर को अपॉइंट करें, उसकी टर्म क्या होगी, उसकी रोटेशन क्या होगी, वो सारा काम ऑडिट कमेटी करेगी। तो आर का मतलब रिक्वायरमेंट की बात आएगी। अच्छा, आर ऑडिट कमेटी का ई, अगर हम सेकंड ई को देखें, बेटे मैंने सारा लिख दिया है, आप लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आर का मीनिंग देखो जी क्या लिखा है, रिकमेंडेशंस एज टू अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिटर्स। मतलब किसको अपॉइंट करें, ऑर्थर एंडरसन को अपॉइंट करें, E&Y को अपॉइंट करें, बिग 4 में किसी को अपॉइंट करें, प्राइस वाटर कूपर को करें, who should be become, that is the audit committee will decide, will give the recommendation, to the board of directors that these are the good auditors or we should go for this auditors. Not good, it means we should go for this, and what should be the remuneration for that, and how much should be the term for that. Now there is a provision also that आपको ऑडिटर भी रोटेट करना है। अभी हमारे उसमें, अभी मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूं। बेटे सेकंड फंक्शन है ऑडिट कमेटी का, मेरा नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑडिट कमेटी का फंक्शन है क्या, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। दैट्स व्हाई हमने कहा कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए, आप फाइनेंशियल लिटरेट भी होने चाहिए, एक एक्सपर्ट होना चाहिए और बाकी सारे मेंबर्स एटलीस्ट लिटरेट होना चाहिए। आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जा रही है प्राइस वाटर कूपर से, डेलॉयट से, यार आप एज ए ऑडिट कमेटी यू शुड नो हाउ टू रीड दैट, यू शुड नो व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, यू शुड एटलीस्ट कंपेयर इट। So second point is you should go for examination and this is the function of audit committee. मैंने कहा रिजर्व, RESE, R का मतलब समझ आ गया रिकमेंडेशन, E का मतलब समझ आ गया एग्जामिनेशन, फिर RES, फिर दोबारा से आ गया S, स्क्रूटनी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एक कंपनी की बड़े सारे रिलेटेड पार्टीज होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सो मेनी थिंग्स दैट व्हाट आई मीन बाय रिलेटेड पार्टी। मैं अब उस डीप पे नहीं जाऊंगा, बट द पॉइंट इज यू शुड नो, यू एज अ ऑडिट कमेटी, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दैट, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि ऑडिट कमेटी की क्या क्या फंक्शन है, सो दैट यू कैन टेल टू दैट ऑडिट कमेटी इन केस दे वांट, तो स्क्रूटनी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिजर्व था बेटे। आर देखो मैंने बता दिया, रिकमेंडेशन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी। फिर नेक्स्ट आ गया जी ई में आ गया बेटे, ई में आ गए इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, कि कहीं चोरी चकारी के जो इंटरनल कंट्रोल हमने बनाया है। वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू बताऊंगा आपको, लेक्चर 6 के थ्रू हम इंटरनल कंट्रोल बेसिकली आ जाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था व्हाट आई मीन बाय इंटरनल कंट्रोल। सो उसका इवेल्युएशन करना कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल हमने इंटरनल कंट्रोल बनाया वो ठीक ठाक है, ठीक है सर। नेक्स्ट इज आर, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। बेटे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो ही विल नॉट गिव द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट विल नॉट बी गुड रिपोर्ट एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ। ये सब कुछ सीखा आफ्टर एनरॉन, आफ्टर किंगफिशर एयरलाइन, आफ्टर AIG स्कैम, आफ्टर एनरॉन, आफ्टर लेमन ब्रदर्स स्कैम, आफ्टर जनरल मोटर्स। बेटे हमें क्या बताऊं मैं आपको, एक छोटी सी बात और बतानी है जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपना, अगर आपके पास हॉक है या मेरे जूस नोट्स हैं तो बेटे जूस नोट्स को एक बार थोड़ा सा निकाल लीजिए। मैं जूस नोट्स से बताना चाहता हूं कि मैंने जूस नोट्स को हॉक, ग्लैम, वायले और सबसे बेटे मिक्स करके और अपनी नॉलेज ऐड करके बड़े सारी बातें बताई है। लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था दैट व्हाट आई मीन बाय दिस। तो अभी इसके साथ साथ मैंने एसे टाइप की बुक्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे मैंने बताया एसे टाइप, हम डिस्कस करेंगे। और एंड मैंने उसको अलग अलग ऐसे टाइप भी अलग अलग हेड दे के लिखा है। जैसे मुझे समझाना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की केस स्टडीज क्या है उनको लिखा, इंटरनल कंट्रोल उसकी केस स्टडीज को लिखा, ऑडिट कमेटी के ऊपर केस स्टडीज लिखी,
ठीक है जी, जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, वैसे मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई बेटे। अब मैं आ गया जी हॉक में इस समय। ऑडिट कमेटी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए क्या है ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है अथॉरिटी, क्या कि ऑडिट कमेटी क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कब करेगी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है जी आपको, दिख रहा है क्या सबको? सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट दिख रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन दिख रहा है। इट मींस दीज आर द बॉडीज हु हैव मेड कंपल्सरी दैट यू शुड हैव अ ऑडिट कमेटी, जो मैंने आपको अभी अभी गिफ्ट्स उसकी समरी बता दी। उसके बाद एक्सचेंज एक्ट, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, ये सब बता रही हैं कि आपको ये होना चाहिए। और ऑडिट कमेटी में मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दे मस्ट बी देयर एटलीस्ट 3 मेंबर्स। बेटे सारा बताया आपको। अब आपको लॉजिकली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ऑडिट कमेटी में मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं। 3 मेंबर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। मैंने थोड़ी कहा बेटे, ये तो ऑलरेडी उसमें मेंशन है दैट दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है जी। और सेम इंडिया में भी है। एंड देन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसको हमने रिजर्व में किया। आर रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेशन फॉर ऑडिटर्स, ई एग्जामिनेशन, फिर एस स्क्रूटनी। आप समझ रहे हैं? तो बेटे अगर आप अब इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट कमेटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड गो फॉर इट। आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए। हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 में। मैं इंटरनल कंट्रोल में अब आऊंगा। बेटे मैंने 5 लेक्चर्स डिवोट किए जस्ट फॉर टेलिंग यू डिफरेंट केस स्टडीज इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम सेक्शन ई कर रहे हैं। सेक्शन ई मतलब इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के मैंने पार्ट्स बताए थे, गवर्नेंस, रिस्क, कॉम्प्लायंसेस। तो मैंने अभी तक गवर्नेंस, रिस्क, कॉम्प्लायंसेस कवर किया है। मैं अभी पहले इंटरनल कंट्रोल की बातें करूंगा और मैं आपको लेजिस्लेटिव की बातें बताऊंगा, सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट की बात बताऊंगा, पब्लिक करप्ट प्रैक्टिसेस की बात बताऊंगा, और उसके थ्रू भी बताऊंगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाई इट हैज गेन इंपॉर्टेंस। तो अभी 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस कोसो, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में उन्होंने क्या 17 प्रिंसिपल्स दिए, क्या इंटरनल कंट्रोल के 5 एनवायरमेंट होने चाहिए। अभी 3-4 लेक्चर्स हम इंटरनल कंट्रोल के ऊपर लगाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।